एक बार फिर से स्वागत है द स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जयपुर पर। साथियों, इस वीडियो में हम 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक रिवीजन करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इस सीरीज में काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ तक कि पहला और दूसरा प्रश्न जो है इस सीरीज का, उसमें जो डेटा मैंने दिया है, निश्चित रूप से एक प्रश्न, ये मेरा दावा है, आप परीक्षा भवन से बाहर निकलते ही द स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार ज़रूर याद करेंगे कि सर ने ये बात बताई थी। निश्चित रूप से इस जो पेपर है, तीसरा पेपर, उसमें से आपको काफ़ी कुछ कंटेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि सेलेक्टिव चीज़ें, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले 2 साल से टेस्ट सीरीज अलग अलग बैचों में चला रखी थी, सबका सार इसमें दे रखा है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप कोई ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक सबसे पहले कर दें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद आगे चलें। तो आपका ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधे मुख्य मुद्दे पे पहुंचते हैं, पहले प्रश्न की तरफ। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय क्या है। साथियों, यहाँ पर 4 विकल्प हैं, चारों ही विकल्प महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर 2 विकल्प हैं स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय और 2 विकल्प हैं प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय। साथ ही नीचे कुछ तथ्य दिए हुए हैं, आपको ये ध्यान रखना है। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 86,134 और प्रचलित कीमतों पर 1,56,159 रुपये। दोनों को आपको ध्यान रखना है, 86,134 रुपये और 1,56,159 रुपये, दोनों को आपको ध्यान रखना है। साथ ही यदि सामान्य प्रश्न पूछेगा तो इन दोनों तथ्यों में से ही पूछ लेगा, और यदि थोड़ा गहराई में जाएगा तो इनमें थोड़ा गहराई में जाएगा तो क्या पूछ सकता है कि पिछली बार की तुलना में अब की बार कितना रुपए का प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। तो देखिए, इसकी व्याख्या वाले पार्ट को हम पढ़ेंगे तो सारा जो है आपको इसका तथ्य समझ में आ जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर कीमतों, जिसका आधार वर्ष 2011-12 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर 86,134 रुपये रही, जो कैसे हुई, पिछली बार की जो प्रति व्यक्ति आय थी स्थिर कीमतों पर वो 80,545 रुपये थी। अब की बार उसमें वृद्धि हुई है 5589 रुपये की, और ये 5589 रुपये का प्रतिशत निकालेंगे तो 6.94% निकलेगा। तो 6.94% बढ़कर जो 80,000 प्रति व्यक्ति आय थी वो आपकी 86,000 हो गई। और यदि आपके प्रचलित कीमतों पर पूछें तो पिछली बार 1,35,962 थी, उसमें 14.85% की वृद्धि हुई, तो 1,56,159 रुपये टोटल इसकी प्रति व्यक्ति आय हो गई। तो यहाँ पर क्या तथ्य ध्यान रखना है, एक तो 86,134 रुपये ध्यान रखना है, और जहाँ 86,134 रुपये ध्यान रखना है वो 6.94% वृद्धि दर भी ध्यान रखनी है, और 1,56,159 रुपये ध्यान रखना है, और उसके साथ ही उसकी जो प्रतिशत वृद्धि दर है 14.85 वो भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरा प्रश्न देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान में सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार क्रमशः कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान का कौन सा विकल्प सही है। अब यहाँ पे साथियों पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, 28, 27 और 43% को आपको मोटे मोटे रूप से ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर यदि प्रश्न सामान्य पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि बताइए कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत योगदान है, या सेवा क्षेत्र का कितना है, या उद्योग क्षेत्र का कितना है। तो कृषि क्षेत्र का 28.50 और उद्योग क्षेत्र का 27.56 और सेवा क्षेत्र का 43.74। ये तो सामान्य तथ्य हुए। लेकिन यदि राष्ट्रीय स्तर की तुलना करके पूछ ले तो आप ये देख लेना, स्थिर कीमतों 2021-22 11-12 के आधार पर राजस्थान में सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार क्रमशः कृषि 28.50, उद्योग 27.76, सेवा 43.74% के योगदान है। वहीं प्रचलित कीमतों पर योगदान क्रमशः 28.95%, उद्योग 27.31%, सेवा 43.74% है। जबकि केंद्र सरकार में कृषि का योगदान राजस्थान के योगदान से कम है, उद्योग का योगदान भी, उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है। अर्थात ये तथ्य ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो कृषि का योगदान प्रतिशत है ना अर्थव्यवस्था में, वो केंद्र सरकार से ज़्यादा है।
और उद्योग और सेवा क्षेत्र ऐसे हैं जिनका केंद्र सरकार का योगदान राजस्थान की तुलना में ज़्यादा है। ठीक है, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन में निरंतरता में महत्वपूर्ण संपूर्ण देश में राजस्थान हाल ही में प्रथम स्थान पर आ गया है। जून 2023 तक राज्य में कुल कितनी पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है? तो साथियों आपको ध्यान रखना है 5204 मेगावाट विद्युत क्षमता स्थापित हो चुकी है। साथ ही इसमें ऊर्जा सौर ऊर्जा के संबंध में यदि पूछे तो 13,531 मेगावाट बताना है। बायोमास की अधिष्ठापक क्षमता 120 मेगावाट बताना है और कुल विद्युत अधिष्ठापक क्षमता जो है राजस्थान की दिसंबर 2022 तक तो 23,487 मेगावाट आपको बताना है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी महिला को राजस्थान गौरव पुरस्कार 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों, मांड गायिका बैतुल बेगम है, वो इसका सही आंसर होगा। लेकिन अब दूसरा विकल्प नानेरा क्या है? अब देखिए हमारी जो टेस्ट सीरीज होता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि जो प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं वो औचित्यहीन नहीं होते। ऐसे जम्बल्ड कुछ भी विकल्प बना के नहीं डालते, प्रत्येक विकल्प सार्थक विकल्प होगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन देके जाएगा। यहाँ जैसे चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में आपको पहला जो विकल्प है वो सही आंसर हो जाएगा कि राजस्थान गौरव पुरस्कार बोला मांड गायिका बैतुल बेगम को दिया गया। अब नानेरा नाम से कुछ लिखा है हमने, तो इसका नानेरा का क्या संबंध है, क्या क्यों चर्चित रहा? नानेरा एक फिल्म है जिसे हाल ही में गोल्डन कैलाश पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो अब जब ये प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि गोल्डन कैलाश पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, तो वो नानेरा। अब और जो टेस्ट सीरीज है उनमें क्या होता है कि प्रत्येक विकल्प से जैसे हमारा एक प्रश्न होता है वो अन्य टेस्ट सीरीज का लगभग 6-7 प्रश्न बन जाते हैं। तो यही इसी वजह से लगभग 14,000 लोग हमारे टेस्ट सीरीज में विश्वास किए 2 लाख में से। तो ये 7% को हमने इसमें कवर किया है और निश्चित रूप से यदि आप ये वीडियो देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप इसमें भी जुड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो कंटेंट होता है सेलेक्टिव होता है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा हम निरर्थक चीज़ों का यूज ही नहीं करते हैं। विनीता शेखावत के बारे में पूछ सकता है कि 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार इनको दिया गया है। अब नीरू यादव मैंने यहाँ पर नहीं दिया क्योंकि नीरू यादव का एक अलग से प्रश्न नीचे है, उसमें सारी सूचनाएं वहाँ पर आपको मिलेंगी। 5वां प्रश्न देखिए, अंतिम प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राजस्थान राज्य की कुल विद्युत अधिष्ठापक ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो 23,487 मेगावाट आपको बताना है। इस सीरीज के इस जो आज वाला पार्ट है ना उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में जो के त्यों देखने को मिलेंगे, ये मेरा दावा है, क्योंकि जितने भी टेस्ट हमने करवाए वो सब के सब का जान इसमें लगाई है। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको उसको डाउनलोड करें, प्रिंट करवाएं और परीक्षा के दिनों में बार बार इसको रिपीट करें। इसी एक पेपर में से मैं आपको बताता हूँ काफ़ी प्रश्न आपको मिलेंगे, क्योंकि सारा जो 100 के 100 प्रश्न है ना एक से बढ़ के एक है। PM मातृवंदन योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? प्रथम संतान होने पर 5,000 रुपये की राशि आर्थिक सहायता दी जाती है। 1 अप्रैल 2023 के बाद दूसरी संतान लड़की होने पर 5,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में धात्री महिला को दी जाती है। दी जाने वाली किस्तों का क्रमशः 2,000, 2,000 और 1,000 है। और इस योजना की शुरू 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अब ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठा देखिए, पहला विकल्प सही है। ये जो PM मातृवंदन योजना है 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चालू की थी, बिल्कुल सही है। और अभी हाल ही में दौसा जिले में इसकी जो गोद भराई कार्यक्रम होता है इस योजना के तहत, तो उसका प्रधानमंत्री महोदय ने बड़े अच्छे शब्दों में इसकी प्रशंसा की है। तो PM वंदन योजना है उसका दौसा के साथ संबंध आपको रखना है। प्रथम संतान पर 5,000 रुपये की राशि पहले दी जाती थी, अब उसमें 1 अप्रैल 2023 में कुछ संशोधन हुआ है। उसमें ये कहा गया है कि यदि दूसरी संतान होती है और वो लड़की रहती है, बच्ची होती है, बेबी गर्ल होती है, तो उसको भी 5,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। लेकिन जो अतिरिक्त राशि है वो 3 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त 1,000 रुपये दी जाएगी, फिर दूसरी 2,000, फिर 2,000। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि किस्तों को राशि तो 3 किस्तों में दी जाएगी, वो सही है, लेकिन पहली किस्त 1,000 होगी, फिर बाद में 2,000, फिर बाद में 2,000। तो ये आपको ध्यान रखना है। 7वां प्रश्न देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य में वर्तमान में कुल कितने शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है? स्मार्ट सिटी आपके 4 शहर हैं, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा। साथियों मैं आपको बता दूं जयपुर जिले को 3D सिटी में शामिल नहीं किया गया है। तो यदि ये प्रश्न एक निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना है
कि 3D सिटी में कौन सा शहर है, या स्मार्ट सिटी में कौन सा शहर है, या कौन सा शहर नहीं है, 3D सिटी में कौन सा शहर नहीं है, या स्मार्ट सिटी में कौन सा शहर नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जयपुर को 3D सिटी में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है। तो 3D सिटी कौन कौन से हैं, ये स्मार्ट सिटी कौन कौन से हैं, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा। 8वां प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही नहीं है। टोंक देश का पहला स्नेक पार्क बनाया जा रहा है, टोंक में नहीं, कोटा में देश का पहला स्नेक पार्क बनाया जा रहा है, तो पहला विकल्प तो गलत है। लेकिन दूसरा देखते हैं, नवंबर 2022 में मानगढ़ धाम की गौरवगाथा कार्यक्रम बांसवाड़ा में आयोजित किया गया, बिल्कुल सही है। 3 फरवरी 2023 को जोधपुर में G20 देशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, ये भी सही है। और राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन मार्च 2023 में जोधपुर में किया गया, ये भी सही है। लेकिन पहला गलत है, क्योंकि टोंक में नहीं, देश का पहला जो स्नेक पार्क बनेगा वो कोटा में बनेगा। 9वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली मद हैं उनका सही युग्म कौन सा है। तो ये प्रश्न जो है उसको मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं, राजस्थान के निर्यात के संदर्भ में केवल 4 फैक्ट आप याद कर लेना। मैं दावे से कह सकता हूं कि प्रश्न आएगा ना तो इसमें 4 में से आ जाएगा। अब वो 4 फैक्ट कौन कौन से हैं देखिए, मैं पहला फैक्ट तो बताता हूं, 72,000 करोड़ रुपए का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा फैक्ट है 77,771 करोड़ रुपए की राशि को ध्यान रखना है। तीसरा फैक्ट ध्यान रखना है, मिशन निर्यातक बनों का जो संचालन अवधि थी, शुरुआत हुई थी, वो तिथि ध्यान रखनी है। और चौथा, राजस्थान में निर्यात होने वाली कम से कम ऊपर की 2 वस्तुओं का ध्यान रखना है, पहला इंजीनियरिंग वस्तु और दूसरा आपका कपड़ा। 4 फैक्ट हो गए। अब इस मूल प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली मद कौन सी हैं। तो पहली तो है इंजीनियरिंग वस्तु, फिर कपड़ा है, फिर धातु है, फिर हस्तशिल्प है, फिर रसायन है। पहला विकल्प आपका सही है। और ये जो 5 वस्तुएं हैं साथियों, राजस्थान में जो राजस्थान का बजट है उसमें, अब देखो 72,000 करोड़ और 77,000 करोड़ रुपए की राशि को मैंने किस तरीके से बताया। देखिए, राजस्थान का जो बजट निकाला गया था 2023-24 वाला बजट था, उसमें ये बताया गया था कि पिछले वर्ष 2022 में राजस्थान में कुल 72,000 करोड़ रुपए की राशि का निर्यात किया गया। लेकिन जून में लगभग 3 या 4 जून को एक रिपोर्ट आई थी जो IBN न्यूज़ चैनल पे और राजस्थान के कई न्यूज़ चैनल्स पे उसको बताया गया कि राजस्थान में वर्तमान में जो पिछले वर्ष का जो वित्तीय निर्यात था, मौद्रिक निर्यात था, वो 77,771 करोड़ रुपए की राशि का किया गया। अब ये जरूर है कि यदि परीक्षा में प्रश्न पत्र में आएगा तो प्रश्न पत्र में दोनों विकल्प नहीं आएंगे, 72,000 या तो 72,000 करोड़ आएगा जो एग्जैक्टली 71,900 और 71 करोड़ या ऐसे कुछ था। तो 72,000 करोड़ रुपए तो आपके बजट और आर्थिक समीक्षा में बताया गया था। और बाद में जो अपडेटेड एक लिस्ट आई थी न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, वो 77,771 करोड़ रुपए बताया गया था। तो दोनों विकल्प हालांकि नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी यदि ऐसा आ जाए तो आप अपने विवेक के हिसाब से, यदि उसमें आर्थिक समीक्षा और बजट का प्रावधान हो, उल्लेख हो, तो आपको 72,000 करोड़ रुपए ही बताना है। और लेटेस्ट रिपोर्ट यदि उसमें कुछ ऐसा संदर्भ भी दे रखा हो तो आपको 77,771 करोड़ रुपए की राशि बतानी है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। जयपुर में मेट्रो के फेज 1D के निर्माण के लिए हाल ही में वित्तीय स्वीकृति दी गई है, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो जो 1D फेज है वो मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहे तक चलेगी। एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नीचे PDF में मिल जाएंगी। 2022-23 के पुरस्कार एवं संबंधित संस्था व्यक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है। देखिए, कायाकल्प अवार्ड 2022 BD के अस्पताल झुंझुनू को दिया गया था, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ये एक थोड़ा सा संदेह आपको हो सकता है कि ये सर 2022 वाले पुरस्कार क्यों बता रहे हैं, 2023 का ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 2023 में ये दिए गए हैं, वर्ष 2022 के लिए दिए गए हैं। तो 2023 में दिए गए हैं तो निश्चित रूप से सुर्खियों में हो सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कायाकल्प अवार्ड 2022 तो BD के अस्पताल झुंझुनू को दिया गया। नासा सम्मान बिट्स पिलानी के विद्यार्थी समूह को दिया गया। नेशनल वाटर अवार्ड 2022 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर को दिया गया। लेकिन ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड 2023 जो है वो होटल ताज समूह को न देकर जयपुर की रामबाग पैलेस होटल है उसको दिया गया था। तो चौथा विकल्प आपका गलत हो गया। 12वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्रमुख ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। राजस्थान में सर्वाधिक भूतापीय ऊर्जा की संभावना माउंट आबू सिरोही और पुष्कर अजमेर में
दूसरा विकल्प देखिए, राजस्थान में बायोगैस के सर्वाधिक संयंत्र उदयपुर में हैं। तीसरा देखो, भारत की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना अंता प्राकृतिक गैस परियोजना है। और पवन ऊर्जा उत्पादन की दर से राजस्थान भारत में चौथा स्थान है। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में ऊपर वाले 3 विकल्प तो सही हैं, लेकिन चौथा विकल्प में ये थोड़ा टेक्निकल है, एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है कि वर्तमान में जो राजस्थान है, संपूर्ण भारत में जो पवन ऊर्जा की वृद्धि दर है वो राजस्थान में प्रथम स्थान पर हाल ही में दर्ज की गई है, इसलिए चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है? तो ये जो पहला विकल्प है साथियों, जवानपुरा ग्राम पंचायत, वो जयपुर में है, जयपुर ग्रामीण में, ये आपको ध्यान रखना है। अलवर यहाँ पे गलत मिसप्रिंट हो गया। और जवानपुरा ग्राम पंचायत जो है वो राजस्थान सरकार ने यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित इसको किया है। अभी देखिए, सारी चीज़ें हम आपको बता पाने में असक्षम है क्योंकि समय कम है और एक तरह से रिवीजन सीरीज है। राजस्थान के निम्न में से किन सांसदों को केंद्रीय कानून राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पद पर नियुक्त किया गया है? तो अर्जुन राम मेघवाल जो बीकानेर के सांसद हैं उनको ये नियुक्त किया गया है। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, राजस्थान में लोकसभा के लिए 25 सीटें आरक्षित हैं, राज्यसभा के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं। वर्तमान में 25 सीटों पर 3 महिलाएँ चुनी के गई थी लोकसभा चुनाव में। राजस्थान में जो राजस्थान के लिए 10 आरक्षित राज्यसभा सीटें हैं उसमें एक भी महिला का चयन नहीं हुआ था। 15वें प्रश्न की तरफ सीधे चलते हैं हम। हॉकी वाली सरपंच के नाम से निम्न में से कौन जानी जाती है? तो अभी मैंने बताया था नीरू यादव है। नीरू यादव ने अभी आपका नाबार्ड के साथ एक किसान उत्पादक संगठन का एफपीओ शुरू किया है। इसकी वजह से नीरू यादव काफ़ी चर्चित रही। और नीरू यादव झुंझुनू के तहसील बुहाना के ग्राम पंचायत लांबी अहिरान की निवासी हैं, सरपंच हैं। साथ ही जो 2-3 एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, विनीता शेखावत को आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से नवाजा गया है, इस वजह से चर्चित रही। अनूप भरतिया हैं, वो भारत के सबसे ऊँचे 24 मंजिला जो IPD टावर बनाया है SMS जयपुर में, उसके वास्तुकार हैं। हाल ही में राजस्थान की किस GI टैग प्राप्त वस्तु का IPO लॉन्च किया है? अब GI टैग प्राप्त वस्तुओं की संख्या कितनी है? पहली बात तो ये मैं बताऊं, देखिए अगस्त 2023 तक तो 16 वस्तुएं थी। अगस्त 2023 में 5 वस्तुओं को और GI टैग मिला है। इसलिए वर्तमान में यदि GI टैग प्राप्त वस्तुओं की संख्या पूछे तो 21 GI टैग प्राप्त वस्तुएं हो चुकी हैं। लेकिन GI टैग प्राप्त वस्तु का IPO यहाँ पर पूछा है तो बीकानेरी भुजिया आपको यहाँ पे बताना है। GI टैग 10 साल के लिए दिया जाता है। पहला GI टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ये सारी वस्तुएं आपके राजस्थान में GI टैग प्राप्त करने वाली जो संस्था है वो आपकी रूडा है। ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको और ध्यान रखना है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न पे पहुंचे उससे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, आपको ये कंटेंट यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और यदि आप किसी सोशल जो है ना किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप पे, तो उसमें आपको एक बार ज़रूर इसको शेयर कर दें ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और ये कंटेंट यदि आपको डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप प्लीज़ इसको हमारा जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें। उसके फ्री कंटेंट सेक्शन में आपको लगभग 300 प्रश्नों की एक सीरीज़ मैं आज ही अपलोड करवाऊंगा और उसमें जाके आप इनको प्रिंटेबल फॉर्मेट में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, आज ही मैं खुद पर्सनली इस पर बैठ के ये 3 PDF जो मैंने अभी तक आपको उपलब्ध करवा दी हैं वीडियो फॉर्म के माध्यम से, वो मैं उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे पूरा तब तक उसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे दावा कह सकता हूं कि यदि आपने एक बार वीडियो, ज़्यादा नहीं, एक बार कंप्लीट वीडियो देख लिया और उसके बाद में इसकी PDF को प्रिंट करवा के पढ़ लिया तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 17वां प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थान की किस नहर परियोजना को आधार बनाकर चंबल की चिट्ठी नामक एक लघु फिल्म डॉक्यूमेंट्री हाल ही में बनाई गई है? साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान की पूरे साल चर्चित रहा। 13 राज्य 2051 का टारगेट वर्ष आपको ये इसमें ध्यान रखना है। रामनिवास मीना, जिस प्रकार मैंने देखिए राजस्थान में निर्यात से संबंधित 4 तथ्य याद करने के लिए आपको बताया है कि 72,000 करोड़ को ध्यान रखना है। मिशन निर्यातक बनो
जो अभियान चालू हुआ उसकी तिथि ध्यान रखनी है। 77,771 करोड़ रुपए की ध्यान रखना है। और इंजीनियरिंग वस्तुओं और कपड़ा, ये 2 मद ध्यान रखनी है। उसी प्रकार मैं चंबल की चिट्ठी के संबंध में भी 3 तथ्य आपको बता रहा हूँ। चंबल की चिट्ठी जो है नर्मदा नहर परियोजना से संबंधित 4 तथ्य मैं आपको बताऊंगा। नर्मदा नहर परियोजना जो है 13 जिले ध्यान रखना है और इसका टारगेट वर्ष 2051 ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको रामनिवास मीणा ध्यान रखना है और चंबल की चिट्ठी ध्यान रखना है। ERCP अर्थात पूर्वी राजस्थान नहर से संबंधित 4 तथ्य मैंने बताए। ERCP से संबंधित 2051 का उसका टारगेट वर्ष ध्यान रखना है। 13 जिलों जो लाभान्वित जिले होंगे उनको ध्यान रखना है। चंबल की चिट्ठी ध्यान रखना है और श्री रामनिवास मीणा ध्यान रखना है। अब क्यों ध्यान रखना है ये देखिए आपको। चंबल की चिट्ठी सामाजिक कार्यकर्ता श्री रामनिवास मीणा जी का प्रयास है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि जल संकट की मार से झेल रहे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में जल आपूर्ति के लिए ERCP को राष्ट्रीय परियोजना सुनिश्चित करना ही एकमात्र विकल्प है। ERCP को लेकर श्री रामनिवास मीणा जी जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। उनके द्वारा इसी प्रयास से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के नागरिकों की आस बनकर आई है चंबल की चिट्ठी। ठीक है, 18वें प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888 से बढ़कर कितना हो गया है? 947 आपका सही आंसर होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, राष्ट्र में पूरे भारत का जो शिशु लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात वो 937 है और राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 947 है। अर्थात राजस्थान का शिशु लिंगानुपात केंद्र से 10 ज़्यादा है। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार कथन और कारक में इस प्रकार के फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। राजस्थान का जैसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, और नीचे लिख दिया कि राजस्थान का शिशु लिंगानुपात केंद्र सरकार के संपूर्ण भारत के शिशु लिंगानुपात से कम है, तो वो तथ्य गलत हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 948 है और केंद्र सरकार का शिशु लिंगानुपात 937 है। कोटा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, कोटा में ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है, सही है। पहला स्नेक पार्क बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। 7 वंडर पार्क का विकास किया जा रहा है, सही है। तो सारे विकल्प ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। अब ये पनोरमा तो बहुत हो गई साथियों, लेकिन यहाँ पर कुछ सेलेक्टिव पनोरमा मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। प्रिंट निकलवा के इनको पढ़ लेना। मैं समझता हूँ कि पनोरमा से संबंधित तो 2 प्रश्न इस सीरीज में मैंने दिए हैं और 2 प्रश्नों में जो महत्वपूर्ण पनोरमा हैं उसका मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सेलेक्टिव चीज़ें आप पढ़ लेना। नीचे राजस्थान के प्रमुख पनोरमा और उसकी स्थिति के बारे में बताया गया है। एसोमेलित का चयन कीजिए। महर्षि नवल पनोरमा जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। अमराजी की भगत पनोरमा चित्तौड़गढ़ में है, सही है। देवनारायण पनोरमा जोधपुर या टोंक में है, सही है। पन्नाधाई पनोरमा सापुरा भीलवाड़ा में नहीं है। पन्नाधाई पनोरमा पांडोली नामक स्थान है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पनोरमा है वो ये ध्यान रखना है। पन्नादाय पनोरमा पांडोली चित्तौड़गढ़। केसरी सिंह भारत पनोरमा सापुरा भीलवाड़ा। दुर्गादास पनोरमा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। गोविंदगिरी पनोरमा डूंगरपुर। राव बीकाजी पनोरमा बीकानेर। राज सिंह पनोरमा राजसमंद। राणा हमीर पनोरमा सवाई माधोपुर। इसके अलावा देखिए, स्टेम फॉर गर्ल्स इंडिया कैंपेन का संबंध निम्न में से किससे है? अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो है स्टेम फॉर गर्ल्स इंडिया कैंपेन के थ्रू 360 बालिकाओं का चयन किया है और इन 360 बालिकाओं को क्या किया जाएगा कि जो पिको उपग्रह हैं या ड्रोन डेवलपमेंट की क्रिया है, कंप्यूटर की कोडिंग है, इस प्रकार का प्रशिक्षण इस कार्यक्रम के तहत दिया जाता है। तो स्टेम फॉर गर्ल्स इंडिया कैंपेन का संबंध किससे है? पिको उपग्रह और ड्रोन डेवलपमेंट। अब ये एक जिले की एक स्कूल का चयन किया गया है। मैंने एक बार पढ़ा था करंट अफेयर्स में, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है। यदि आपको ये पता हो कि स्टेम फॉर गर्ल्स इंडिया कैंपेन राजस्थान के कौन से ज़िले में संचालित किया जा रहा है और कौन से स्कूल में वो संचालित किया जा रहा है, तो वो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, 22वें प्रश्न पे अपन पहुंचते हैं साथियों। लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक बिना किए आप स्किप नहीं करें। यदि आप लाइक करेंगे तो हमें लगेगा कि ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है और हम आपके लिए कुछ अच्छा और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। 22वां प्रश्न देखिए, हाल ही में निम्न में से किस आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का नाम बदलकर पंडित नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कर दिया गया है? तो आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा जो है उसका नाम बदलकर ये कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है।
23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान इंटरनेशनल के निदेशक चुने गए हैं? तो राजस्थान इंटरनेशनल के निदेशक निहाल चंद गोयल को बनाया गया है। मांड गायिका ये मगन सिंह राजवी राजस्थान फुटबॉलर की ब्रांड एम्बेसडर हैं। मांड गायिका बैतुल बेगम है जो जयपुर की हैं। राजस्थान गौरव पुरस्कार इनको दिया गया है। मंजू चौधरी वुशु स्टार प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल इनको मिला है 2023 का, जो रूस में ये प्रतियोगिता हुई थी। नीचे सूची 1 में वर्ष 2023 में दिए गए कुछ सम्मान और पुरस्कारों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में संस्था व्यक्ति का नाम दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से असुमेलित विकल्प का आपको चयन करना है, सूची 1 और सूची 2। कायाकल्प अवार्ड बीडीके अस्पताल जोधपुर को नहीं झुंझुनू को दिया गया है, तो जोधपुर की जगह यदि झुंझुनू होता तो ये सही हो जाता। दूसरा, द गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को दिया गया है, बिल्कुल सही है। नासा सम्मान बिट्स पिलानी के विद्यार्थी समूह को दिया गया है, सही है। नेशनल वाटर अवार्ड राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर की बावड़ी को दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म को सुमेलित कीजिए। योजना एक तरफ है और उद्देश्य एक तरफ है। लव कुश वाटिका आपको पता है इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, तो पहले को 1 को 3 से मिला सकते हैं। नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना क्या होता है? आवारा गोवंश को संधारित करने के लिए बनाई गई है। देवनारायण आवासीय योजना पशुपालकों हेतु की गई है और घर घर औषधि जो कार्यक्रम है वो राजस्थान सरकार में जो है स्वास्थ्य रक्षा हेतु राजस्थान सरकार की एक योजना है। तो इस प्रकार आप इसको रिलेट करके इसको आप जो है मिला सकते हैं ये विकल्पों को। अब यहाँ पर ये जो ध्यान रखना है साथियों कि ये क्या योजनाएं हैं, इनका एक अलग सेपरेट प्रश्न बन सकता है, तो मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा इसका ओवरव्यू आपको देने का प्रयास करता हूँ। देखिए, पहला विकल्प है आपका लव कुश वाटिका। तो लव कुश वाटिका राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में 2 करोड़ रुपए की राशि की लागत से 2 इको टूरिज्म लव कुश वाटिका विकसित की जा रही है, ये ध्यान रखना है। और नंदी गौशाला जो है उसमें क्या है, 29 अगस्त 2019 को यह कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये योजना शुरू की गई थी, जिसमें निराश्रित जो बैल होते हैं, गोवंश होता है, सांड होते हैं, उनकी समस्या के समाधान हेतु नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना संचालित की गई है। 16 नंदी गौशालाएं संचालित हो चुके हैं। इसके अंतर्गत नवंबर 2022 तक 7.20 करोड़ रुपए का आवंटित किया जा चुका है। और साथियों, ये आपको पता हो तो गौशाला निर्माण के लिए प्रथम 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट के बाद में राजस्थान सरकार एक मुश्त 70 लाख रुपए की राशि प्रदान कर रही है। कई लोग इनको व्यवसाय बना रखे हैं, लेकिन फिर भी जो भी है, कम से कम गोवंश और नंदी जो हैं राजस्थान संपूर्ण भारत में जो हिंदू धर्म का आदर्श चिन्ह है, उनको यदि कुछ सहयोग मिल रहा है, उनका कुछ आवास व्यवस्था हो रही है, खाने की व्यवस्था हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा घर घर औषधि योजना जो है 1 अगस्त 2021 को शुरू की गई थी। इस योजना में ये राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उनमें से एक है और इसमें 8 पौधे उपलब्ध निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं औषधीय महत्व के। तुलसी, गिलोय और कालमेघ और अश्वगंधा। तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा के 2-2 पौधे, कुल 8 पौधे निःशुल्क इस योजना के तहत उपलब्ध करवाए जाते हैं। हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार भारत की सबसे बड़ी चांदी की खान राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो आपको ये ध्यान रखना है, सिंधेश्वर खुर्द राजसमंद इस हेतु काफ़ी चर्चित रहा था। साथियों, फिर से मैं निवेदन करूंगा कि आप स्किप नहीं करें। इन वीडियोज़ की PDF मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। जो वीडियो आपके पास उपलब्ध हो गई वो सारी का मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर फ्री बैच में आपको आज ही उपलब्ध करवा दूंगा। तो वीडियो के नीचे जो एप्लीकेशन का लिंक है उसको ज़रूर डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में आपको फ्री सेक्शन में ऐड कर दिया जाएगा। ऑटोमेटिक आपको कोई रिक्वेस्ट भेजने की आवश्यकता नहीं है और उसमें जो कंटेंट ऑप्शन होगा उसमें अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। डाउनलोड करना है, फ़ोन की गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी और उसको प्रिंट जरूर निकलवा लें। जो 3 पेपर मैंने अभी तक आपको अंतिम प्रहार के जो पेपर 3 के नाम से दी है उनकी PDF मैं आज ही अपलोड करवा दूंगा। तो स्किप नहीं करें, आपका कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि सामान्य सी फीस है, यदि आपको पूरे 21 पेपर यदि आपको चाहिए प्रिंटेबल फॉर्मेट में, तो वो 200 रुपये की सामान्य सी फीस है
उसमें जाके आप कोर्स को परचेज़ कर लें और वो सारी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे। साथ ही यदि फिर भी आपको किसी को ऐसे लग रहा है कि मेरे को 200 रुपये भी देने में आर्थिक कठिनाई है, तो आप एक बार फ़ोन कर लें। फ़ोन के नंबर आपको उपलब्ध हो जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो फ़ोन करके आप बताएं तो आपको वो फ्री में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। क्योंकि हमारा व्यावसायिक काम नहीं है, हमारा सिर्फ इतना सा है, हमारी पूरी टीम गवर्नमेंट जॉब में अच्छे अच्छे पदों पर लगी हुई है और सिर्फ उद्देश्य इतना है कि जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो निकल जाए और आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प इसमें हो सके, विद्यार्थियों की। 27वां प्रश्न है, हाल ही में राजसमंद के नाथद्वारा में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। उसकी कुल लंबाई कितनी है? 369 फीट इसकी लंबाई है साथियों। और इसमें जब इसका उद्घाटन हुआ था वहां पर कथावाचक मुरारी बाबू और बाबा रामदेव और राजस्थान के यशस्वी भूतपूर्व मुख्यमंत्री जैसे अशोक गहलोत जी इस कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे। और इस जो मूर्ति है उसको विश्वास स्वरूप नाम दिया गया है, अर्थात स्टैचू ऑफ बिलीफ है। नरेश कुमावत इसके मूर्तिकार हैं जो पिलानी के हैं और ये भारत की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा को संत कृपा संस्थान द्वारा बनाया गया है। तदपदम संस्थान उसका नाम है और संस्थान के जो ट्रस्टी हैं, मुख्य ट्रस्टी हैं, वो मदन पालीवाल हैं। जो मिराज ग्रुप है उसके संस्थापक एमडी हैं मदन पालीवाल। इसके आर्थिक सहयोग से ये बनी है। 28वां प्रश्न देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कॉलेजों में अध्ययनरत छात्राओं के लिए भी ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू की गई है। योजना अंतर्गत किए गए प्रावधानों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इस योजना को ओवरव्यू दे देता हूं पहले, तो आप प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। देखिए, ये योजना 20 जून 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना में ये कहा गया है कि जो भी बालिकाएं सरकारी कॉलेज में जा रही हैं, 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पे आ रहे हैं, तो उनको 20 रुपये प्रति कार्य दिवस के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन वो बालिका कॉलेज में उपस्थिति उसकी कम से कम 75% होनी चाहिए। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। चारों विकल्पों में पहला विकल्प है 20 जून को मंजूरी प्रदान की, बिल्कुल सही है। 10 किलोमीटर की सीमा है, बिल्कुल सही है। 20 रुपये प्रति कार्य दिवस, बिल्कुल सही। लेकिन 80% नहीं है, मैंने आपको बताया 75% का जो है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है साथियों, मैं आपको फिर से निवेदन करूंगा कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस प्रकार का जो कंटेंट है बहुत मेहनत से हम लोग आपके पास तैयार करते हैं। केवल थर्ड पेपर के लिए 18 लोगों की एक टीम आप लोगों के लिए काम कर रही है। पिछले 2 साल से टेस्ट सीरीज का आयोजन करवा रहे हैं। लगभग 14,000 विद्यार्थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर जी के पेपर थर्ड की हमारी जो टेस्ट सीरीज है उससे जुड़े हुए हैं। आपके संस्कृत विषय की टेस्ट सीरीज हम चालू कर रखे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में। इंग्लिश लिटरेचर की चालू कर रखी हैं, इतिहास की चालू कर रखे हैं, भूगोल की चालू कर रखे हैं और सबका पैटर्न सेम है। तो परीक्षा के बाद में आप यदि ये संबंधित सब्जेक्ट हैं तो आप हमसे जुड़े रहें, आपको बहुत लाभ होने वाला है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में कौन सा जिला ओवरऑल चैंपियनशिप रहा? तो वो हनुमानगढ़ आपका जिला है। इसके अलावा 30वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में राजस्थान संघ भवन का उद्घाटन किया गया है? कोयम्बटूर तमिलनाडु आपका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको नीचे मिल जाएंगी। तारीख 28 जून 2023 है। कोयम्बटूर तो तमिलनाडु स्टेट है, वहाँ पर राजस्थानी संघ भवन का निर्माण किया गया है। यहाँ पर मैं फिर से आपको बता दूँ, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। आप इसको कतई नहीं समझे कि ये तो सिलेबस से बाहर है, क्योंकि राजस्थान से संबंधित कोई भी घटना, संस्थान, व्यक्ति या स्थान कोई भी चर्चित अखिल भारत सहित संपूर्ण भारत में यदि कोई चर्चा में रहता है तो राजस्थान के करंट अफेयर्स में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप पुरस्कार एवं गुरु वशिष्ठ पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। 2023 के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कारों में राजस्थान के किस या किन विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? मूलचंद लोढ़ा, लक्ष्मण सिंह, उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन। पहला विकल्प आपका सही आंसर होगा। 3 पद्मश्री दिए गए हैं, 4 व्यक्तियों को दिए गए हैं। मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन को तो 1 दिया गया है संयुक्त रूप से। मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण सिंह को अलग अलग दिए गए हैं। तो 3 पद्मश्री 4 व्यक्तियों को मिले हैं।
नीचे सारा व्याख्या वाले पार्ट में आपको ये मिल जाएगा किस क्षेत्र में दिए गए हैं। वह PDF प्रिंट करवा के आप ज़रूर पढ़ें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 33वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में राजस्थान में कौन सी पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है? ये आपकी मानगढ़ जो पहाड़ी है बांसवाड़ा में, उसको ये राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। आपको पता है 17 नवंबर 1913 का दिन या आपको याद रखना है। मानगढ़ धाम पर 1500 आदिवासियों को मारा गया था, उसी की याद में ये स्मारक बनाया गया है। और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष हैं तरुण विजय हैं, उसके तहत उनके नेतृत्व में काम हुआ है और राष्ट्रीय स्मारक बनाने की एक कमेटी घोषित की गई थी, उसमें आपका ये स्थान का चयन किया गया था। 34वां देखिए, 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के किन 2 खिलाड़ियों को व्यक्तिगत स्पर्धा में शतरंज में गोल्ड मेडल मिले हैं? एक ये प्रणव चौड़िया हैं और युक्ति हर्ष हैं। प्रणव चौड़िया जयपुर के हैं, युक्ति हर्ष उदयपुर के हैं, और इन दोनों को व्यक्तिगत श्रेणी में गोल्ड मेडल मिला था 66वें जो स्कूल गेम्स हुए थे त्यागराज स्टेडियम दिल्ली। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग बता दिया। प्रणव चौड़िया उदयपुर के हैं, बीकानेर की युक्ति हर्ष हैं। 66वें स्कूल गेम्स में राजस्थान को कुल कितने मेडल मिले थे? आपको पता है साथियों, 33 मेडल 66वें स्कूल गेम्स में राजस्थान को मिले थे, जिसमें 6 स्वर्ण थे, 12 रजत थे और 15 कांस्य थे। इस प्रकार 33 कुल मेडल इसमें मिले थे। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 के अंतर्गत पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स को अस्पताल में भर्ती के दौरान अधिकतम कितने दिन और कितनी राशि की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो आपको पता है साथियों, यदि कोई स्ट्रीट वेंडर यदि बीमार हो जाता है, अस्पताल में भर्ती होता है, तो 7 दिन तक 200 रुपये की राशि उसके DBT के माध्यम से उसके खाते में स्थानांतरित की जाएगी। ऐसी मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। तो 7 दिन और 200 रुपये, चौथा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। आयु 25 से 60 वर्ष होनी चाहिए। 7 दिन, अधिकतम 7 दिन तक ये राशि दी जा सकती है और प्रतिदिन 200 रुपये की राशि इसमें दी जाएगी। हाल ही में राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। रेहाना रियाज चिश्ती राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा, इनको नियुक्त किया गया है। राजस्थान राज्य महिला आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके दिए हुए हैं। वन रिपोर्ट 2019-21 के तहत राजस्थान में निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो वो आपका उदयपुर है। कितना है, कितना बड़ा, सारा आपको डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में मिल जाएगा। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आमागढ़ राजस्थान के जो वर्ष 2023 में परीक्षाएं हुई, उनमें 5 परीक्षाएं ऐसे थी जिसमें आमागढ़ रिजर्व सेंटर को पूछा गया, इसलिए आपको ध्यान रखना है आमागढ़ रिजर्व स्टेशन जो है, लेपर्ड रिजर्व है, वो आपके जयपुर जिले में है। ठीक है साथियों, 40वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कालीतीर लिफ्ट परियोजना जो है वो आपके धौलपुर में है। यहाँ पर प्रिंट गलत हो गया। कालीतीर लिफ्ट परियोजना भी आपके आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व के समान आमागढ़ को भी, ये कालीतीर लिफ्ट परियोजना को भी 2-3 परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है आमागढ़ ये कालीतीर लिफ्ट परियोजना का संबंध धौलपुर से है। पेयजल परियोजना है धौलपुर और भरतपुर में, इसको पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए चालू किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने सत्यव्रत रावत चूड़ा का पनोरमा के लिए 4 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। सत्यव्रत रावत चूड़ा को पनोरमा निम्न में से किस शहर में बनाया गया है? तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों, सत्यव्रत चूड़ा पनोरमा जो है चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। 4 करोड़ रुपए की राशि इसमें दी गई है। चूड़ावत कौन थे, क्या किस प्रकार चर्चित रहे, ये सारा आपको डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में जाके आपको देखना है। हाल ही में राजस्थान की समसामयिक घटनाओं के संदर्भ में कौन सा सही लिखित नहीं है? देखिए, पहला है जयपुर में हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय खोले जाने की संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। डायल फ्यूचर कार्यक्रम राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग की शुभारंभ की है। राज्य के 13 शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। और दिव्यांगजनों के उत्पादों को बृहद स्तर पर ब्रीडिंग और शिल्प कौशल को प्रोत्साहन देने के लिए जयपुर में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। तो ये 3 विकल्प ऊपर वाले सही हैं। चौथा विकल्प गलत है, क्योंकि जयपुर में नहीं जोधपुर में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया था।
43वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम के तहत लंपी महामारी में दुधारू गोवंश गंवाने वाले पशुपालकों को प्रति परिवार 2 दुधारू गोवंश के लिए कितने रुपए भेजे जा रहे हैं? तो 20-20 हज़ार रुपये की राशि है। ये यदि कोई पशुपालक दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं को पालन कर रहा है तो उसको अधिकतम 2 पशुओं के लिए 40,000 रुपये, सॉरी 20-20 हज़ार नहीं है, 40-40 हज़ार रुपये की राशि उसमें डीबीटी के द्वारा भेजे जा रहे हैं। तो 40,000 रुपये की राशि को इसमें ध्यान रखना है साथियों। मैंने आपको 20,000 बता दिया, वो गलत था। 44वां प्रश्न, हाल ही में राजस्थान में समसामयिक घटनाक्रम में कौन सा सही लिखित नहीं है? अपर हाई के लेवल कैनाल परियोजना का संबंध बांसवाड़ा जिले के 6 तहसीलों से है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्थानीय कलाकारों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। जो ढाडी और ये कलावंत और जो भी गायक वादन का काम करती हैं जातियाँ, उनको राजस्थान सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि भाई आपको कहीं भी काम नहीं मिलेगा तो आपको कहीं भी 100 दिन न्यूनतम कार्य तो हम देंगे, राजस्थान सरकार देगी। तीसरा विकल्प देखिए, मुख्य न्यायाधीश अगस्टिन जॉर्ज मसीह ने न्यायपालिका के लिए ई-आरटीआई पोर्टल का उद्घाटन किया है, ये भी आपका सही है, तीसरा विकल्प भी सही है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अगस्टिन जॉर्ज मसीह वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, अब उनको प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया है और वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो MM श्रीवास्तव हैं। जल जीवन मिशन में राज्य का स्थान देश में प्रथम हो गया है, तो जल जीवन में प्रथम नहीं है, 7वां स्थान 12वां स्थान राजस्थान राज्य का है, ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। 22 से 25 मई 2023 तक 4 दिवसीय अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया? तो सुदर्शन शक्ति का जो आयोजन है वो राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमा पर किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 46वां प्रश्न, हाल ही में जून 2023 में अति चर्चित राज प्रथमा निम्नलिखित में से क्या है? तो देश राज प्रथमा जो है वो देश की पहली सैरोगेसी से उत्पन्न घोड़ी है और ये बहुत ही चर्चित रही थी, राजस्थान के सुर्खियों में रही थी, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बनने वाला है। 47वां प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म वितरण योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? नहीं को पहले मार्क कर लिया करो साथियों। आप देखिए, अब ध्यान से पढ़ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। योजना का आरंभ 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। योजना का कुल व्यय जो होता है उसमें 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी, बिल्कुल सही है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद इस योजना का नोडल विभाग है, ये भी सही है। लेकिन चौथा विकल्प यहाँ पे गलत है, क्योंकि योजना में राज्य की सभी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म प्रदान की जाएगी, ये विकल्प गलत है। क्यों गलत है? देखिए, 2 जोड़ी दी जाएंगी, ये बात भी सही है। 1 से 8 तक के बच्चे दिए हैं, वो भी सही है। लेकिन राज्य की सभी स्कूलों में नहीं, केवल सरकारी स्कूलों में यह कार्यक्रम, ये इसके तहत कपड़ा दिया जा रहा है, तो ये चौथा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, 48वां प्रश्न है, फरवरी 2023 को मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र की शुरुआत निम्न में से कहाँ की गई? तो आपको चित्तौड़गढ़ इसका आंसर बताना है और इसको उदयलाल आंजना जो सहकारिता मंत्री थे भूतपूर्व राजस्थान सरकार में, उसको चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में फाचर अहिरान ग्राम पंचायत है, वहाँ पर वंडर सीमेंट के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। 49वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान के 4 शहरों जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर को 3D सिटी में शामिल किया गया है। मैंने पहले भी बताया था 3D सिटी और स्मार्ट सिटी कार्यक्रम दोनों अलग हैं। 3D सिटी में जयपुर को शामिल नहीं किया गया है, स्मार्ट सिटी में जयपुर को शामिल किया गया है। राजधानी है, इस वजह से इसको विकल्प में दिया जा सकता है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ के ही आंसर देना। 4 शहर हैं, जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा है और अजमेर है। जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर को 3D, ये आपका 3D सिटी में शामिल किया गया है। अजमेर 3D सिटी भी है, अजमेर और उदयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा 3D सिटी भी है और आपका स्मार्ट सिटी भी है। लेकिन जयपुर 3D सिटी नहीं है, स्मार्ट सिटी है। और वहाँ आपका जो है जोधपुर 3D सिटी है लेकिन स्मार्ट सिटी नहीं है। अब दोबारा देखिए, जोधपुर 3D सिटी है लेकिन स्मार्ट सिटी नहीं है, जयपुर स्मार्ट सिटी है लेकिन 3D सिटी नहीं है। इसके अलावा उदयपुर, कोटा और अजमेर 3D सिटी भी हैं
और स्मार्ट सिटी भी हैं। ठीक है, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार कोटा देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। बिल्कुल सही है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विज्ञान केंद्र तारामंडल टोंक शहर में खोला जाएगा। ये चौथा विकल्प आपका गलत होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो विज्ञान केंद्र और तारामंडल खोला जाएगा वो टोंक में नहीं, कोटा में खोला जाएगा। 50वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हाल ही में रामगढ़ बारा को जीएसआई इंडिया द्वारा देश का दूसरा जियो टूरिज्म सेंटर बनाया गया है। बिल्कुल सही है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का हैप्पीनेस इंडेक्स में 27वां स्थान है। ये भी सही है। पोखरा नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में राज्य को 6 स्वर्ण पदक मिले। ये भी सही है। और हाल ही में राज्य का पहला हाइड्रोजन प्लांट सिलोरा किशनगढ़ अजमेर में लगाया गया है। ये गलत है साथियों, क्योंकि यहाँ पर सिलोरा अजमेर में तो राज्य के प्रथम जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल खोली गई है, जबकि आपका हाइड्रोजन प्लांट जो है वो आपका जो आपका चित्तौड़ है, वहाँ पर रावतभाटा नामक जो स्थान है वहाँ पर इसको लगाया गया है। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में लगाया गया है, इसलिए ये वाक्य गलत हो गया। हाल ही में रूमा देवी द क्रूसेडर फिल्म को इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान जयपुर में प्रोमो जारी किया गया। बताइए इस फिल्म का निर्देशक कौन है? ये रूमा देवी क्रूसेडर फिल्म जो है उसका अभी आपका इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान में उद्घाटन किया गया, और इसका अध्यक्ष यहाँ आपका निदेशक पूछ सकते हैं, तो वीपी धर इनके निदेशक हैं, और इस पर वजह से ये आपको ध्यान रखना है। रूमा देवी राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित कुछ चीज़ें आपको और ध्यान रखना है, जैसे राजस्थान प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपके कपिल देव। और चंबल रिवर फ्रंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपके जो हैं दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर। इसके अलावा आपके सामाजिक और न्यायाधिकारिता मंत्रालय की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार जो है 52वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में चलाए जा रहे प्रमुख अभियान और अभियानों से जुड़े जिले का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मेरी पुलिस मेरी दोस्त डूंगरपुर, ऑपरेशन अस्मिता जयपुर, शक्ति अभियान बीकानेर, सी अभियान झुंझुनू। अब देखते हैं इसमें क्या विकल्प सही है क्या गलत है। 52वें प्रश्न की व्याख्या की तरफ हम चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, यदि वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, और इस प्रकार का कंटेंट यदि आपको लगातार चाहिए तो आप प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों के पास रीच में पहुँचे। जयपुर में ऑपरेशन संबल चलाया जा रहा है, जबकि ऑपरेशन अस्मिता बूंदी में संचालित है। तो ऑपरेशन अस्मिता का जो वो है आपका विकल्प है वो गलत हो जाएगा। 53वां प्रश्न, राजस्थान में चलाए जा रहे प्रमुख अभियान तथा अभियानों से जुड़े जिले का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑपरेशन विद्या भवन बांसवाड़ा, मिशन कोटड़ा उदयपुर, अंचल आंचल कार्यक्रम करौली, मिशन सुरक्षा चक्र नागौर से संबंधित नहीं है। मिशन सुरक्षा चक्र आपके बाड़मेर में चलाया गया था। ठीक है, 54वें प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। निम्न में से कहां पर हाल ही में मार्च 2023 में सूचना आयोग की नई बेंच स्थापित करने की मंजूरी राज्य सरकार द्वारा दी गई है? तो वो है साथियों आपके जोधपुर। यहाँ पर मुख्य सूचना आयोग की नई बेंच आपके जो भी भूतपूर्व राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जॉर्ज मसी है, उनके द्वारा स्थापित की गई थी, और ये एक ERTI की स्थापना भी वहाँ पर की गई है। तो जोधपुर का आपको ध्यान रखना है साथियों। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी परीक्षा पूरी हो जाएगी 7 जनवरी को कंप्लीट होने के बाद में हमारे द्वारा आपका जो सब्जेक्ट है, मूल विषय है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसके साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी भी हम लोग आपके पास उपलब्ध करवाएंगे। लगभग 3-4 प्रश्न हम रोज़ आपके लिए एक नई वीडियो सीरीज में उपलब्ध करवाएंगे। ये प्रश्न कहाँ से आए? पिछली बार जब आपके इंटरव्यू चल रहे थे उस समय लगभग 20 दिन तक मैं RPSC कार्यालय के आसपास वहाँ पर रहा, और जो विद्यार्थी इंटरव्यू दे के बाहर आ रहे थे उन विद्यार्थियों से मैंने बात की कि किस प्रकार के प्रश्न आयोग पूछ रहा है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने कुछ कलेक्शन 700 प्रश्नों का एक कलेक्शन मैंने तैयार करके डायरी मेंटेन की थी, और उन्हीं प्रश्नों को हम आपके पास उपलब्ध करवाएंगे। तो आपको ओवरव्यू मिलेगा कि किस प्रकार ये प्रश्न इंटरव्यू में हमें सामना करने को मिलेंगे, और वही प्रश्न जब आप मेंस पेपर की तैयारी कर रहे होंगे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो उस समय आपको बहुत ही सहयोग देने वाले हैं, क्योंकि वो प्रश्न जब आपको पता होंगे कि इस प्रकार के इंटरव्यू में पूछे जाएंगे तो उस समय उस संबंधित कंटेंट पर आप ज़्यादा गहराई तक ध्यान दे पाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए यदि आपको इस प्रकार का कंटेंट चाहिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और उसको चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। 55वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कहां पर देश की पहली डबल डेकर
रेल सुरंग का निर्माण किया गया है। तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर डबल डेकर ट्रेन की शुरुआत की गई है और इस आपको पता है साथियों 4.69 किलोमीटर लंबी सुरंग यहाँ पर बनाई गई है, जहाँ पर देश की पहली डबल डेकर सुरंग चलाई जाएगी। 56वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कहाँ पर राज्य का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाए जाने की हाल ही में राज्य सरकार ने घोषणा की है? तो यहाँ पर 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा। एक तो जयपुर की आनासागर, जयपुर की मानसागर है, जहाँ पर 1 मेगावाट की सोलर पैनल लगाया जाएगा। एक आना सागर अजमेर है, एक उदयपुर की झील है। तो ये 3 जो झीलें हैं, पहला यहाँ पर जो आपका मूल प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा आना सागर अजमेर और मानसागर जयपुर। अब इसमें नीचे ये कुछ तथ्य छुपे हुए हैं जो मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान में सस्ती बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए अब पानी में भी सोलर प्लांट लगेंगे। प्लांट बांध, तालाब और झीलों में लगाए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट जयपुर में मानसागर में 1 मेगावाट का, अजमेर के आना सागर में 2 मेगावाट का और फायसागर अजमेर जो है वहाँ पर 2 मेगावाट का लगाया जाएगा। वहीं बड़े प्रोजेक्ट के लिए बीसलपुर और माही बांध को चिन्हित किया गया है, लेकिन वहाँ पर अभी इस संदर्भ में कोई कार्य आगे नहीं बढ़ा है। इसलिए वर्तमान में तो केवल जयपुर की मानसागर 1 मेगावाट, अजमेर की आना सागर 2 मेगावाट और अजमेर की फायसागर 2 मेगावाट को ही आपको ध्यान रखना है। 57वां प्रश्न देखिए। दुनिया की सबसे बड़ी घंटी 57,000 किलोग्राम वजन राजस्थान के किस जिले में लगाई जाएगी? आपको पता है साथियों, ये आपके कोटा में चंबल रिवर फ्रंट पर लगाई जाएगी और इसका 8 किलोमीटर तक इस घंटी का जो शंखनाद है, ध्वनि है, वो 8 किलोमीटर की सर्किल में ये पहुंचेगी। जयपुर की इंजीनियर हैं प्रांजल कटारा और इसकी टीम द्वारा ये बनाया गया है। 30 फीट ऊंचाई है और 27 फीट व्यास इसका है। इसके अलावा साथियों आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से राजस्थान के कौन से शहर या शहरों में हाल ही में से रिलायंस जियो 5G सर्विस का शुभारंभ किया गया है? ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर शहर में एक साथ 5G सर्विस का शुरुआत किया गया है, जबकि अक्टूबर 2022 में नाथद्वारा राजसमंद में 5G सेवा की सर्वप्रथम शुरू की गई थी। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 59 नंबर का। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जॉब प्लेटफॉर्म राजशील पोर्टल का लोकार्पण किया है। इस पोर्टल का पूरा नाम क्या है? तो राजस्थान स्किल, तीसरा विकल्प देखिए, राजस्थान स्किल एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड लाइवलीहुड, इसका पूरा नाम है राजशील का। आर मतलब राजस्थान, ए मतलब RAJ मतलब राजस्थान हो गया, स्किल, एस मतलब स्किल, ई मतलब एम्प्लॉयमेंट, ई मतलब एंटरप्रेन्योरशिप और एल मतलब लाइवलीहुड। तो राजस्थान स्किल एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड लाइवलीहुड इसका फुल नेम है, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 60वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया, बिल्कुल सही है। जल जीवन मिशन का टारगेट वर्ष 2024 है, सही है। मेगा जॉब फेयर जो जुलाई 2023 में हुआ वो राजसमंद में हुआ। मेगा जॉब फेयर कई हुए हैं, इसलिए इस पे जो जुलाई का पूछे तो ही राजसमंद बताना है। G20 शेरपा की बैठक का आयोजन आपके जयपुर में हुआ था, उदयपुर में आयोजित की गई थी। G20 शेरपा की प्रथम बैठक दिसंबर 2022 में गंगानगर में नहीं उदयपुर में घोषित की गई थी, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर गलत हो गया। 61वां प्रश्न। निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। व्यक्ति और गृह जिला। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी जोधपुर के अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद हैं। न्यायमूर्ति RM लोढ़ा जयपुर के निवासी सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज हैं। उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल चूरू के स्टील किंग हैं और सीन काफ निजाम जोधपुर के उर्दू शायर हैं। ये दूसरा जो विकल्प है वो गलत होगा साथियों, क्योंकि जयपुर में नहीं है। न्यायमूर्ति RM लोढ़ा का संबंध न्याय क्षेत्र से है और वो जयपुर के नहीं है, जोधपुर के हैं। ठीक है। इसके अलावा साथियों आगे वाले प्रश्न की तरफ हम निकलते हैं। 62वां प्रश्न है। राज्य की उदयपुर में के शिवा चौहान ने हाल ही में संपूर्ण भारत में समाचार पत्रों में सुर्खियों में रही, ये क्या हैं? ये सियाचिन ग्लेशियर में होने वाले भारत की प्रथम महिला अधिकारी हैं, तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं सियाचिन ग्लेशियर पर। कौन है? शिवा चौहान। तो यहाँ पर जो नीचे के 3 विकल्प हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। के शिवा चौहान उदयपुर की हैं और उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली भारत की प्रथम महिला अधिकारी होने का गौरव प्राप्त किया है। टोक्यो पैरालंपिक में एकल पुरुष में SS06 श्रेणी को जरूर ध्यान रखना साथियों, इनको कृष्णा नागर को इस सीरीज में स्वर्ण पदक मिला है।
बैडमिंटन में। और राष्ट्रीय खेल 2022 जो गुजरात में हुए थे उसे में वुशु नामक जो खेल था उसमें जयपुर के जो अलवर के जो मुकेश गोरा हैं उनको स्वर्ण पदक मिला था। और उमेश मिश्रा को डीजीपी पोस्ट पर हाल ही में नियुक्त किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत निम्न में से कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? आपको पता है 125 दिन का रोजगार दिया जाता है। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत निम्न में से कब की गई? इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 को की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है साथियों। इसके अलावा आगे इस पे पहुंचते हैं। 70वां प्रश्न आपका, राजस्थान के मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को निम्नलिखित में से कब शुरू किया गया था? ये जो तिथि है साथियों आपकी वो 7 अप्रैल 2013 आपको निर्धारित की गई। इसमें कितने सूचर्स हैं, क्या इसका राज्य सरकार और केंद्र सरकार का योगदान है, और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मैंने अभी आपको बताया था कि राजस्थान में निर्यात से संबंधित 4 तथ्य आपको ध्यान रखना है। 3 तथ्य तो 2 तथ्य हैं आपका कुल निर्यात से संबंधित 72,000 करोड़ रुपए और 77,771 करोड़ रुपए। एक तथ्य था आपका जो प्रमुख मद हैं राजस्थान से निर्यात करने वाली, कम से कम 2 मद आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा निर्यात राजस्थान से इंजीनियरिंग वस्तु की जाती है और दूसरे स्थान पर जो निर्यात की वस्तु है वो कपड़ा है। और चौथा तथ्य जो मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था कि मिशन निर्यातक बनो जो कार्यक्रम है उसकी तिथि ध्यान रखनी है। तो मिशन निर्यातक बनो कार्यक्रम 29 जुलाई 2021 को शुरू किया गया था। हाँ, और हमारी टेस्ट सीरीज की यही विशेषता है कि निरर्थक जो प्रश्न का नीचे जो 4 विकल्प होते हैं वो भी निरर्थक ऐसे ही जमबर्ड कहीं से भी उठा के नहीं डाले जाते। उसमें प्रत्येक जो आपका विकल्प है वो कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देके जाएगा उस संबंध में। राजस्थान के करंट अफेयर्स हो या राजस्थान का जो ट्रेडिशनल जीके है, कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ उससे रिलेट करके बार बार जब आपके आंखों के सामने वो तथ्य आएंगे तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में यदि आपको प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर नहीं भी आता है तो नेगेटिव अप्रोच लगा के आप उस प्रश्न का सही उत्तर अंकित कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। 71वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से असंगत को अलग कीजिए। राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट 2012-13 में लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। प्रथम कृषि बजट 22-23 में, प्रथम पेपरलेस बजट 21-22 में, और राजीव गांधी डिजिटल योजना 2015-16 में लागू नहीं की गई थी, 13-14 में ही शुरू कर दी गई थी, इसलिए चौथा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। 72वां प्रश्न देखिए, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान जोधपुर में स्थापित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। चर्चित बाबा मगरा द्वीप जयसमंद झील उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। आस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर है, ये भी सही है। वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहान खुसरो 2022 का आयोजन जोधपुर में नहीं किया गया था, जहान खुसरो का आयोजन जो है जयपुर में किया गया था। शुभ शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इस योजना में अब देखिए शुभ शक्ति योजना का संबंध किससे है कि एक तो यदि कोई बच्ची है उसके, देखिए मैं इसके विकल्प बताता हूँ पहले। शुभ शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसका मतलब 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। इस योजना में बेटी के जन्म पर 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसमें बेटी की आयु 18 वर्ष होने के बाद 55,000 रुपये की राशि दी जाती है। योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2016 को की गई। योजना की लाभार्थी केवल राजस्थान के निवास कर रही अविवाहित लड़कियां और महिलाएं ही हैं। तो इसका मतलब जो पहला विकल्प है वो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा उस पर हम बात करते हैं। शुभ शक्ति योजना के तहत श्रमिकों की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने, शिक्षा, व्यवसाय, विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसमें बेटी की आयु 18 वर्ष होने के बाद 55,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। ये सीधे खाते में ट्रांसफर होती है। ये योजना राशि राजस्थान में निवास कर रही अविवाहित लड़कियों और महिलाओं को ही दी जाती है। शुभ शक्ति योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2016 को राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था। 74वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ग्लोबल यूथ चैंपियनशिप अवार्ड दिसंबर 2022 में कृति भारती को दिया गया, बिल्कुल सही है। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन जोधपुर में किया गया, ये भी सही है। ब्याज माफिया के विरुद्ध मिशन जनजागरण अभियान जयपुर पुलिस का द्वारा किया गया, ये भी सही है। और ऑपरेशन संस्कार जो है वो सिरोही में नहीं था, ऑपरेशन संस्कार झालावाड़ पुलिस द्वारा शुरू किया गया था। अब ऑपरेशन संस्कार के तहत होता क्या है कि
राजस्थान के दक्षिणांचल में आमतौर पे शिक्षा के अभाव की वजह से जो आदिवासी लोग हैं वो कुछ ऐसे कार्य करते रहते हैं जो कानून की दृष्टि से अपराध की श्रेणी में रखे जा सकते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो जो काम कर रहे हैं वो अपराध की श्रेणी में है, अपराध है। इस वजह से झालावाड़ पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाकर उनको ये समझाया गया कि आप जो ये काम करते हो वो सारे दंडनीय अपराध हैं। तो इसके लिए एक जन जागरण अभियान झालावाड़ पुलिस द्वारा चलाया गया था। 75वां प्रश्न देखिए, नीचे राजस्थान के कुछ अभूतपूर्व खिलाड़ी और उससे संबंधित खेलों का युग्म दिया गया है, असंगत युग्म का आपको चयन करना है। देखिए, धनंजय दर्जी हैं, उदयपुर के हैं, क्रिकेटर हैं, बिल्कुल सही है। अवनी लेखरा पैरा निशानेबाज हैं, जयपुर के हैं, बिल्कुल सही है। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जयपुर के हैं, बिल्कुल सही है। रवि बिश्नोई जोधपुर के हैं, बैडमिंटन के नहीं हैं, क्रिकेट के हैं। तो रवि बिश्नोई जोधपुर के क्रिकेटर हैं, ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। छंत्रवादी के हाल ही में राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का पोर्टल पर्यटन स्कोच अवार्ड दिया गया है? तो वो जन कल्याण पोर्टल आपका हो जाएगा। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, राजस्थान की जो पेंशन योजनाएं हैं उनके भौतिक सत्यापन के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 2 एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं, एक तो राज एसएसपी और एक फेस आरडी। तो ये दोनों एप्लीकेशन हैं, इनका नाम भी आप अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये सामाजिक सुरक्षा के पेंशन योजना में सत्यापन हेतु लॉन्च किए गए हैं। 77वां प्रश्न देखिए, बजट 2022-23 में राज्य के 3 जिलों में राजीव गांधी नॉलेज एंड इनोवेशन हब बनाए जाने की घोषणा की गई है। निम्न में से कौन सा जिला है जहां राजीव गांधी नॉलेज एंड इनोवेशन हब नहीं बनाया जाएगा? राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और कोटा, ये 3 जगह ऐसे हैं जहां पर 600 करोड़ रुपए की राशि से राजीव गांधी नॉलेज एंड इनोवेशन हब बनाया जाएगा। तो जयपुर, जोधपुर और कोटा को आपको ध्यान रखना है। उदयपुर में इनोवेशन हब नहीं बनाया जाएगा। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय राज्य के निम्न में से कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपको ये पता है, जामडोली जयपुर में बाबा आमटे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। इसके अलावा 79वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी राजस्थान का उभरता हुआ क्रिकेट खेल का खिलाड़ी नहीं है? देखिए, आकाश सिंह भरतपुर का है, क्रिकेटर है, बिल्कुल सही है। मिताली राज जोधपुर है, राजस्थान महिला क्रिकेट टीम की अध्यक्षा हैं, कैप्टन हैं, जोधपुर की हैं, क्रिकेटर हैं, सही हैं। रवि बिश्नोई जोधपुर के क्रिकेटर हैं, बिल्कुल सही है। सरिता मोर गंगानगर हैं, वो आपके बॉक्सर हैं, क्रिकेटर नहीं है। सरिता मोर आपका सही आंसर हो जाएगा। सरिता मोर हाल ही में TTE मोर में वर्ल्ड रैंकिंग बॉक्सिंग सीरीज में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था और श्री गंगानगर की बेटी हैं सरिता मोर। 80वां प्रश्न, अक्टूबर 2022 में एक लंबे अंतराल के बाद राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 का वितरण किया गया। निम्न में से किसे इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी किया गया था, न्यायमूर्ति RM लोढ़ा किया गया था। दोनों ही जोधपुर के हैं और दोनों ही न्याय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। दलवीर भंडारी आपके अंतर्राष्ट्रीय न्याय से संबंधित हैं और RM लोढ़ा न्याय क्षेत्र भारत कार्य क्षेत्र इनका है। उद्योगपति अनिल अग्रवाल को भी दिया गया था, लेकिन अरविंद मायराम को नहीं दिया गया। अरविंद मायराम राजस्थान के भूतपूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के आर्थिक सलाहकार थे, इनको राजस्थान रत्न नहीं दिया गया था। तो चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 81वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कब रणखार आरक्षित क्षेत्र को सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था? 25 अप्रैल 2022 को इसको अधिसूचित किया गया था। राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में अप्रैल 2023 तक राज्य में 30 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए हैं। भाई 27 की जगह 30 पढ़ना आपको, ठीक है। ये अव्यवहारिक प्रश्न है, इसको आगे हम दूसरे प्रश्न में अगली सीरीज में इसको एक बार क्लियर कर लेंगे। फिलहाल आगे वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से वर्तमान राजस्थान के महाधिवक्ता कौन हैं? तो वर्तमान में जो महाधिवक्ता हैं महेंद्र सिंह राजवी हैं। इसके अलावा जो 3 विकल्प हैं वो भी हम देख लेते हैं कि राजेंद्र राठौड़ कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है और अरविंद मायाराम कौन है। महेंद्र सिंह राजवी राजस्थान के महाधिवक्ता हैं। राजेंद्र राठौड़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष थे पिछली 15वीं विधानसभा में। गजेंद्र सिंह शेखावत बैडमिंटन संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं और अरविंद मायाराम मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार थे। तो हमारी टेस्ट सीरीज की यही विशेषता है साथियों कि प्रत्येक विकल्प के साथ जो नीचे 4 विकल्प दिए हुए होते हैं उनका भी एक सार्थक प्रश्न आपके लिए बनते हैं। हमारी एक टेस्ट सीरीज से अन्य संस्थानों की 5 टेस्ट सीरीज बन जाती हैं, ऐसे मान लो। तो हमारा एक जो 100 प्रश्नों का एक सीरीज है उसमें लगभग 500 से 600 फैक्ट आपको कवर होते हैं। इसी वजह से लगभग 14,000 स्टूडेंट जो आपके 1,98,000 विद्यार्थी अभी परीक्षा देने वाले हैं, उनमें से 14,000 विद्यार्थियों ने हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रखी है और उन लोगों का विश्वास ही
उन लोगों के द्वारा जो हमें मोटिवेट किया जाता है, उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उसी से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए बहुत अच्छा कार्य कर पाने के सक्षम हो पाते हैं। हमारी थर्ड पेपर के लिए 18 लोगों की टीम है, अलग अलग हिस्ट्री के लिए अलग फैकल्टी है, पॉलिटिकल के लिए अलग है, आपके इकोनॉमिक्स वाले पार्ट के अलग है, करंट अफेयर्स के अलग है, और वो सारे लगभग मेरे अलावा सभी आपके बढ़िया बढ़िया पोस्टों पे गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं। उनका कोई उद्देश्य कमाने का नहीं होता है, सिर्फ आप लोगों की सेवा और आप लोगों के सहयोग के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। साथियों, मैं फिर से आपसे निवेदन करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे ऐप का लिंक है, एप्लीकेशन आरजी टेस्ट सीरीज़ के नाम से आपको मिलेगा, उसको डाउनलोड करें, फ्री सेक्शन में जाकर इनकी पीडीएफ प्रिंट करवा लें। निश्चित रूप से परीक्षा में आप इनको यदि बार बार रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होने वाला है। राजस्थान ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रामावतार सिंह जाखड़ आपका सही आंसर हो जाएगा। वैभव गहलोत कौन है? मधुकर गुप्ता कौन है? और प्रवीण गुप्ता कौन है? ये भी हम नीचे देखते हैं। रामावतार सिंह राजस्थान ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। मधुकर गुप्ता राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं और प्रवीण गुप्ता राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। इस प्रकार 85वें प्रश्न की तरफ प्रस्थान करेंगे। राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाएगा? तो राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है उसमें कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाने की प्रस्ताव पारित हुआ है। संपूर्ण भारत में 42 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिसमें से राजस्थान में हनुमानगढ़ में स्थापित किया जाएगा। 86वां प्रश्न, राज्य के निम्न में से कौन से जिले में राज्य के खुद के खर्चे पर सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाने की हाल ही में घोषणा की गई है? राजस्थान के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बार बार इस चीज़ पे जोर दिया था कि भाई 3 जिले ऐसे हैं जहां पर सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है, प्रतापगढ़, जालौर, राजसमंद। तो इन तीनों जिलों में केंद्र सरकार के द्वारा तो कोई सहायता मिलनी नहीं है, तो हम अपने खर्चे पर, राजस्थान राज्य के खुद के खर्चे पर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। तो प्रतापगढ़, जालौर, राजसमंद में ये सरकारी खर्चे पर, राजस्थान के खुद के सरकारी खर्चे पर सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई थी और वर्तमान में 33 के 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध ट्रैवलर मैगजीन ने हाल ही में राजस्थान के किस छोटे कस्बे को विश्व के खूबसूरत कस्बों की लिस्ट में स्थान दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा इस लिस्ट में चिन्हित हुआ है, मंडावा झुंझुनू। मंडावा झुंझुनू का नाम आप अच्छे से ध्यान रखना साथियों। विश्व प्रसिद्ध ट्रैवलर मैगजीन ने इस मंडावा कस्बे को दुनिया के 50 महत्वपूर्ण जो कस्बे हैं उनमें सबसे सुंदर खूबसूरत कस्बे हैं उनकी सूची में शामिल किया है, और भारत का एकमात्र कस्बा मंडावा झुंझुनू को इसमें शामिल किया है। अल्बेरिशियन जो स्पेन जो है, स्पेन देश का ये अल्बेरिशियन नामक छोटा कस्बा है, वो इस लिस्ट में पहला है। भारत का एकमात्र मंडावा झुंझुनू है। 88वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जयपुर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जयपुर में जवानपुरा जयपुर राष्ट्रीय स्तर का हेल्दी विलेज है, बिल्कुल सही है। मानसरोवर जयपुर राज्य का सबसे ऊंचा झंडा लगाया गया है, ये भी सही है। धानक्या गांव पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई है, बिल्कुल सही है। लेकिन राज्य का पहला डेजर्ट पार्क है वो किशनबाग जयपुर में स्थापित किया गया है, चंदबाजी में स्थापित नहीं किया गया है। यहाँ पर उत्तर को थोड़ा सुधार कर लेना, एक की जगह आपको 4 करना है साथियों। पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2023 का सम्मान निम्न में से किसे दिया गया है? तो कालू नाथ कालबेलिया को पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अब अश्वनी वैष्णव कौन है, हंसराज हंस कौन है और कीर्ति भारती कौन है, वो नीचे हम देखते हैं। कालू नाथ कालबेलिया कोमल कोठारी सम्मान 2023। अश्विनी वैष्णव जोधपुर निवासी है, राव सिहा पुरस्कार 2023 दिया गया है। हंसराज हंस जो हैं जोधपुर निवासी हैं, उस्ताद गुलाम खान अचीवमेंट पुरस्कार इनको दिया गया है। और कीर्ति भारती जोधपुर निवासी हैं, ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप इनको दिया गया है। 90वां प्रश्न देखिए, अटल भूजल योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2020 को किया गया, बिल्कुल सही है। योजना में 7 राज्यों में 78 जिलों को शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। योजना में राज्य के 17 जिलों को शामिल किया गया है, ये भी सही है। और योजना में वित्तीय अनुपात 60% विश्व बैंक और 40% भारत सरकार का है, ये गलत है साथियों। यहाँ पर विश्व बैंक और भारत सरकार का दोनों का जो वित्तीय अंशदान है वो 50-50% है, इसलिए चौथा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 91 नंबर का। नीलांचल योजना के तहत विश्व निम्न में से किन जिलों का चयन किया गया है? नीलांचल जो योजना है वो आपके 2 जिलों में है, जोधपुर और उदयपुर में।
नीरांचल पर राष्ट्रीय जल संभर परियोजना है NNWP, और ये राजस्थान के केवल 2 जिले जोधपुर और उदयपुर में संचालित हैं। 2016 में इसको संचालित किया गया था। 92वां प्रश्न, भारत का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र राजस्थान में निम्न में से कहाँ खोला जाएगा? गुड्डा मनाली बाड़मेर में संपूर्ण भारत का प्रथम स्थान है बाजरे में, और राजस्थान का संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान है। इसलिए बाजरा उत्पादन एवं उसके अनुसंधान हेतु अभी हाल ही में भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया है। तो गुड्डा मनाली बाड़मेर को आपको अच्छे से ध्यान रखना है साथियों। आगे वाले प्रश्न पे पहुंचते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य समूह देश में सर्वाधिक दूध उत्पादन राज्यों का बड़े से छोटा क्रम है? तो मध्य प्रदेश, ये चौथा विकल्प जो देखिए आप, राजस्थान में लगभग 15% दूध संपूर्ण भारत का उत्पादन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर गुजरात आता है। तो सर्वाधिक दूध उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, 15.05% दुग्ध उत्पादन अकेला राजस्थान करता है। उत्तर प्रदेश 14.93%, मध्य प्रदेश 8.06% और गुजरात 7.56%। इसके अलावा दूध का संबंध यदि पूछा है और दूध उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, तो यहाँ पर लगे हाथ आपके WHO रिपोर्ट के जो मापदंड है उसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। WHO ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को 280 ग्राम दूध प्रतिदिन प्रति व्यक्ति चाहिए, शरीर की डिमांड के अनुसार, यदि वो व्यक्ति शाकाहारी है तो। लेकिन राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध का उपलब्धता है वो 870 ग्राम है। तो ये दोनों ही कथन आपको सही मिल जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत राज्य का संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? जल जीवन मिशन के तहत राज्य का संपूर्ण देश में 12वां स्थान है, आपको ये ध्यान रखना है। जुलाई 2023 में PIEDS बिट्स पिलाने के फिनटेक और टेक फिन संस्थाओं का समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने में सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो वो है साथियों आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। इसकी एक्स्ट्रा जो जानकारी है वो नीचे मिल जाएगी आपको। हाल ही में जून 2023 में किस भारतीय फिल्म निदेशक और राजस्थान की वंदिता सहरिया ने WHO में मुख्यालय में आयोजित चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में एक विशेष पुरस्कार जीता है? तो वो है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है, ध्यान रखना, अच्छे तरह से याद रखना। वंदिता सहरिया का नाम ध्यान रखना है और व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट इस फिल्म का नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वंदिता सहरिया राजस्थान की है, इस वजह से फिल्म भी चर्चित हो गई और वंदिता सहरिया खुद भी चर्चित हो गई। निम्न में से CNG द्वारा संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का संचालन किस राज्य में किया जाएगा? उदयपुर राजस्थान में इसका संचालन किया जाएगा। महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन इसका नाम रखा गया है। अरविंद सिंह नाथावत इस ट्रेन के इंजीनियर हैं। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन है। 25 रुपये से 50 रुपये इसका किराया रहेगा और ये राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर CSE द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण 29 राज्यों के शीर्ष एवं सबसे नीचे रहे राज्यों का कौन सा युग्म सही है? तो वो तेलंगाना और राजस्थान आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा साथियों आज का अंतिम प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जून 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के 13 शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने के लिए 19 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। निम्न में से कौन सा इन 19 ग्रीन लिंक्स में से नहीं है? नाथद्वारा व गणेश टेकड़ी है, चित्तौड़गढ़ का मंगलवाड़ है, अलवर का मुंगस का है, लेकिन जयपुर का जयचंदपुरा इसमें नहीं है। अब यहाँ पर 19 जो ग्रीन लंग्स हैं कहाँ हैं उसका नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता आपका। देखो 13 शहरों में 19 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव की मंजूरी हुई है। उसमें अलवर का मुंगस का, चूरू का राजगढ़, चित्तौड़गढ़ का मंगलवाड़, राजसमंद का नाथद्वारा और गणेश टेकड़ी, उदयपुर का रिसाला, बारा का खेरखेड़ी, बांसवाड़ा में श्यामपुरा, चित्तौड़गढ़ में किला ब्लॉक, दौसा का नीलकंठ महादेव, जयपुर का कानोता बांध, राजसमंद का बांदरिया मगरा और टोंक के कच्चा बांध में ग्रीन लंग्स खोले जाएंगे। इस प्रकार साथियों इस वीडियो के 100 प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। वीडियो कंटेंट पसंद आया हो लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद।